हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि काउंटर केसेस पर आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि आप सब लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये आप स्क्रीन पर देखिए। ये सुबह मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे भेजा। इसमें उन्होंने देखिए क्या लिखा है कि ये कोई हैं जो कि आपके वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर डालती हैं। तो दोस्तों, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करके गया तो मैंने देखा मेरे वीडियोज वर्ड टू वर्ड कॉपी करके, थंबनेल कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड किए हुए थे। और ये एक नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मैंने ऐसे काम करते हुए पकड़ा है। अब आपसे मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब की जानकारियों पर रिलाय करते हैं, विश्वास करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो इस प्रकार के लोगों से सजेशन तक लेते होंगे। अब आप बात बताइए कि जो व्यक्ति अपने कंटेंट तक खुद नहीं बना सकते, उसको चुरा चुरा करके अपने चैनल्स पर डालते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस होगा और उनके सजेशंस पर चलकर आप कहां पहुंचेंगे। दोस्तों, ये आपकी अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूं। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यूट्यूब पर सारी चीजें सही नहीं हैं। यहां पर अगर 10 सही लोग हैं तो 1000 गलत लोग भी अवेलेबल हैं। आपको खुद इनसे अपना बचाव करना होगा। नक्कालों से बिल्कुल सावधान रहें। अब मैं चाहता तो यहां पे इन चैनल्स का नाम भी एक्सपोज कर सकता था, पर मेरा उद्देश्य यह है ही नहीं। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि आप गलत लोगों के जाल में ना फंसें। अब आप खुद सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति ने मेरा वीडियो ना देखा और वो फर्स्ट टाइम ऐसे डुप्लीकेट वीडियोस देख ले, तो वो तो यही समझेगा कि ये विचार उसके खुद के हैं और उससे इंप्रेस होकर हो सकता है वो उससे सजेशन भी ले ले, उसे अपना केस भी दे दे, और उसने पूरा कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। तो उस व्यक्ति के केस का क्या होगा? और यही आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा है। तो आपको इससे बचना है। जिसके भी संपर्क में आप जा रहे हैं, जिससे भी आप राय लेते हैं, जिसको भी आप अपने केस देते हैं, उसके बारे में पहले आप अच्छे से जान लें, उसके बाद ही आप उसे हायर करें या उससे कंसल्टेशन लें। चलिए अब हम आज के मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली एक मामले पर जजमेंट दिया और डिटेल में बताया। देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे आपकी पत्नी ने आपकी एक शिकायत कर दी वुमेन्स सेल में और उसमें आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। इसी प्रकार से यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर एक मेंटेनेंस का या डोमेस्टिक वायलेंस का या डाइवोर्स का या चाइल्ड कस्टडी का कोई भी केस दर्ज करा दिया और उसके अंदर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भिन्न भिन्न आरोप लगा दिए। अब आपने कहा साहब ये तो मेरी मानहानि हुई। तो आपको कई बार मैंने समझाया कि देखिए ऐसे मानहानि नहीं होती। मानहानि तब होती है जब ये शिकायतें झूठी साबित हो जाएं, तो फिर आप उसके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं। वो अपने मामलों से उनके नाम हट जाते हैं या फिर वो झूठी साबित हो जाती हैं, उसमें जजमेंट आ जाते हैं, उसके बाद मानहानि का केस करते हैं। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शिकायतें दर्ज करा देना जिसमें आपके ऊपर आरोप हो, भले ही वो बाद में झूठी साबित हो जाए, मानहानि क्रिएट नहीं करती हैं। यानी आप इससे सीधा कह सकते हो कि आपकी पत्नी ने वुमेन सेल में कंप्लेंट दी, वो कंप्लेंट झूठी साबित हो गई, पुलिस ने उस पर रिपोर्ट लगा दी कि भैया ऐसा कुछ पाया नहीं गया, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, और आप उस कंप्लेंट के आधार पर मानहानि दर्ज करना चाहते हैं, तो यह जजमेंट आपको रोकता है। यह जजमेंट कहता है कि केवल शिकायत के आधार पर, भले वो झूठी साबित हो गई, आप मानहानि नहीं कर सकते। अब इसके पीछे रीजन क्या बताया कोर्ट ने, वो भी आपके सामने रखता हूं। कोर्ट ने यहां पर कहा मानहानि साबित करने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि शिकायत में जो आरोप लगाए गए थे वे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए थे या इस जानकारी या विश्वास के साथ लगाए गए थे कि ऐसे आरोपों से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। यानी भले ही एक शिकायत दे दी, वो झूठी साबित हो गई, अब आप मानहानि फाइल करना चाहते हो, तो मानहानि फाइल करने के लिए आपको यह सबूत भी देना होगा कि एक्चुअल में उन आरोपों से आपकी मानहानि हुई, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। केवल यह आधार नहीं हो सकता कि एक शिकायत दर्ज कराई गई और वो झूठी थी। समझ रहे हैं आप? यानी मैंने आपको वैसे तो कई बार समझाने की कोशिश भी करी है। मानहानि का एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी डिटेल में है और अगर आप उसमें जाएंगे तो उसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफआईआर में किसी का नाम डाल दिया और वो एफआईआर साइड किया और बाद में मानहानि फाइल करता है, तो मानहानि का एक एक्सेप्शन कहता है कि ऐसे में मानहानि फाइल नहीं होगी। और ऐसा मेरे साथ एक केस में हुआ था जिसके जजमेंट पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। तो जो चीजें मैं ऑलरेडी आपको 3-4 साल पहले बता चुका हूं, उस पर ये जजमेंट्स आज के समय पे जब आते हैं तो वो चीज आपको इन जजमेंट के द्वारा मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए अभी कोर्ट भी इस बात को मान रही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता के चल रहा हूं। तो यानी आपको मानहानि में जाना है तो कैसे आप साबित करेंगे मानहानि? लाइक आपकी पत्नी ने फेसबुक पर आपके लिए कुछ गलत लिख दिया
जिससे सब लोगों को पता चला और उसका प्रूफ आपके पास है, मानहानि बनती है। आपकी पत्नी ने अखबार में कुछ ऐसा प्रकाशित करवा दिया जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, मानहानि बनती है। आपकी पत्नी ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई ऐसा समाचार डाल दिया आपके बारे में जो कि इधर उधर चला गया काफी सारे लोगों के पास, मानहानि बनती है। तो इस प्रकार के जो सबूत होते हैं जिससे क्लियर पता चलता है कि आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, मानहानि को जन्म देते हैं। लेकिन केवल शिकायत के आधार पर यह मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी यदि इसी जजमेंट का उपयोग करती है तो यह आपको मानहानि करने से रोकेगा। ऐसा नहीं है कि आप फाइल नहीं कर सकते, फाइल कर सकते हो, पर दूसरी पार्टी के पास ये जजमेंट डिफेंस के रूप में मौजूद रहेगा। तो इसलिए जब कभी भी आप मानहानि में जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित होता हो कि आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, और आप मानहानि के सभी एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए ही मानहानि का केस फाइल करें। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और आपकी हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।